इसी के मामले में सबको केपीएमजी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है, जो 4-5 हफ्तों में आ सकती है। उससे फ्रॉड का असली साइज पता चलेगा। और एयू बैंक के लिए देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो हरियाणा सरकार को वापस अपने पैनल में ला पाते हैं या नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं बैंकिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर की। देखिए, एक फ्रॉड ने ना दो बैंकों को एकदम लाइमलाइट में ला दिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों की एक सीधी सीधी तुलना करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 20%। सोचिए, एक ही दिन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 20% नीचे गिर गया। जाहिर है, मार्केट में तो हड़कंप मचना ही था। और इस पूरी खलबली के पीछे जो वजह थी वो थी ये रकम, 590 करोड़ रुपए। जी हां, एक सस्पेक्टेड फ्रॉड जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, घटना तो एक ही थी और दोनों बैंक उससे जुड़े थे, फिर भी मार्केट ने इतना अलग अलग रिएक्शन क्यों दिया? मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर तो बुरी तरह टूट गया, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर असर उतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। मतलब इस पूरे संकट में कौन सा बैंक कहां खड़ा था। देखिए, मामला एकदम साफ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था वो इस फ्रॉड का कह सकते हैं एपी सेंटर था। ये जो 590 करोड़ का मामला है ना, ये सीधे सीधे उन्हीं की एक ब्रांच से जुड़ा हुआ था। अब बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो सीधे सीधे इस फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं थे। वो तो बस चपेट में आ गए। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार ने सेफ्टी के लिए दोनों ही बैंकों को अपने पैनल से हटा दिया। देखिए, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये समझने के लिए सिर्फ घटना को देखना काफी नहीं होता। हमें ये देखना पड़ता है कि संकट से पहले इन बैंकों की हालत कैसी थी। तो चलिए अब इन दोनों बैंकों के फंडामेंटल्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएज की, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आसान भाषा में कहें तो बैंक के वो लोन जो डूब गए हैं, जिनके वापस आने के चांस बहुत कम हैं। और यहीं पर ना एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। अगर हम दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर के नंबर्स देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनपीए एयू बैंक से कम हैं, मतलब बेहतर हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी क्यों है? इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बैंक ने पिछले कुछ सालों में अपने जो पुराने बड़े बड़े लोन थे ना, होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उनको जबरदस्त तरीके से क्लीन अप किया है और अपना फोकस शिफ्ट करके रिटेल यानी हम जैसे आम ग्राहकों और कंज्यूमर लोन्स पर ले आए हैं। और ये फैसला अब रंग ला रहा है, नतीजों में साफ दिख रहा है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही अलग है। उनके एनपीए ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो हाई रिस्क वाले एरिया में काम करते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लोन्स, व्हीकल फाइनेंस। और अभी जो उनका फिनकेयर के साथ मर्जर हुआ, उससे तो माइक्रो फाइनेंस लोन का हिस्सा और बढ़ गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। वो इन रिस्की लोन्स पर ब्याज भी बहुत तगड़ा कमाते हैं और इसीलिए उनका ओवरऑल प्रॉफिट भी काफी ज्यादा रहता है। तो चलिए अब एनपीए की कहानी को प्रॉफिट से जोड़ते हैं। ये स्लाइड असल में पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। भले ही आईडीएफसी के एनपीए कम है, लेकिन जब बात आती है पैसा कमाने की, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत आगे है। आप खुद देखिए, एयू का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब निवेशकों के पैसे पर कितना कमा रहे हैं, वो 14% से ज्यादा है और आईडीएफसी का सिर्फ 4.3%। यही वो वजह है कि मार्केट एयू बैंक को इतना महंगा वैल्यूएशन, मतलब इतना हाई प्राइस टू बुक वैल्यू देता है। तो सीधी सी बात यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर सस्ता क्यों है? क्योंकि वो अपने निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न नहीं बना पा रहा। देखिए, एक अच्छे हेल्दी बैंक का आरओई कम से कम 12 से 15% होना चाहिए और आईडीएफसी इस मामले में काफी पीछे है। और इसके ठीक उलट एयू बैंक महंगा क्यों है? क्योंकि वो लगातार बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। पर इसका एक रिस्क भी है। जब कोई स्टॉक इतना महंगा हो जाता है ना, तो उसे प्राइस्ड फॉर परफेक्शन कहते हैं। मतलब मार्केट उससे जरा सी भी गलती की उम्मीद नहीं करता। कोई भी बुरी खबर आई और स्टॉक को बड़ी मार पड़ सकती है। तो अब जब हम दोनों बैंकों के फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं, तो हम इस पहेली को भी सुलझा सकते हैं कि फ्रॉड की खबर आने पर मार्केट ने इतना अलग अलग रिएक्शन क्यों दिया। आप टेक्निकली देखिए, चार्ट्स पर कहानी एकदम साफ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट तो समझिए बुरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने सारे जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एयू बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी ठीक ठाक है।
हाँ, वो अपने एक बहुत ही ज़रूरी साइकोलॉजिकल लेवल मतलब 1000 रुपये के आसपास को टेस्ट ज़रूर कर रहा है। और आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। बैंकिंग का पूरा खेल भरोसे का खेल है। सब कुछ भरोसे पर ही चलता है। आईडीएफसी को जो चोट लगी वो 3 तरफ से लगी। पहला, 590 करोड़ का सीधा सीधा फाइनेंशियल लॉस, जो कि उनके 1 क्वार्टर के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। दूसरा, और ये शायद सबसे बड़ा नुकसान है, उनके इंटरनल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट पर से भरोसा उड़ गया। और तीसरा, हरियाणा सरकार जैसे बड़े क्लाइंट का हाथ से जाना, जिसका मतलब है भविष्य में सस्ते डिपॉजिट का नुकसान। और एयू बैंक को देखिए, उन्हें कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। हरियाणा सरकार का जो डिपॉजिट गया वो उनके टोटल डिपॉजिट का सिर्फ 0.4% था, मतलब बहुत ही मामूली। तो उनके शेयर में जो गिरावट आई वो सिर्फ पैनिक की वजह से थी, क्योंकि उनका नाम आईडीएफसी के साथ जुड़ गया था, किसी फंडामेंटल कमजोरी की वजह से नहीं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, इन दोनों बैंकों का भविष्य कैसा दिखता है और इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स अभी वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं, मतलब रुको और देखो। आईडीएफसी के मामले में सबको केपीएमजी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है, जो 4-5 हफ्तों में आ सकती है। उससे फ्रॉड का असली साइज पता चलेगा। और एयू बैंक के लिए देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो हरियाणा सरकार को वापस अपने पैनल में ला पाते हैं या नहीं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई संकट आता है तो मार्केट किस चीज को ज्यादा बड़ी सजा देता है, खराब बैलेंस शीट को या फिर टूटे हुए भरोसे को? मुझे लगता है इस केस ने तो साफ साफ बता दिया है कि बैंकिंग में भरोसे से बड़ा कोई एसेट नहीं होता।